तूफानी पिता। लेखक ज्ञान रंजन। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधे पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उसे चुप्पी में खल पड़ी जाएगी जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात एक ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब तक लोग एक प्रहर की खांसी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों से 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बातें की थी। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अब अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचा बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मालूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। फिर हट हट चिल्लाए। वह जब घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी सी पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगें कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से बाहर झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवट बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा चलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हुए जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं, आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने के लिए किसी बहुत हल्की सी उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उसका यह वाक्य तो नितांत व्यर्थ है। अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सैन वैन ना लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुभाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव से सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी लोग दूसरे आराम से पसरे पड़े हैं। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे।
धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें कम से कम या नहीं शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वाश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर आकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातून करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसल खाने में बड़े उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया था, लेकिन पिता को अरसे से हम बस आंगन में धोती को लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़ने बदन में बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट न किया तो दादा भाई मन ही मन में काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत कर कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी तो बहुत नाक में भों सिकोड़कर उसके बेस्वाद होने की बात शुरू पर में ही जोड़ देते हैं। अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पाँव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाते हैं, दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और एक खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उनसे चूक जाते हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलते। जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई थी। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ खींच हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ से किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सवा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरट को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह सकते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खीजे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता विजय पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ की सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी की स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की अस्प्रकृति के कारण व्याकुल और अधीर हो ही जाते हैं। पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते हुए उठा। और कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर मुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए। खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चले थे।
सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत की। वह उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया है पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए क्या करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ए पिता, बाहर अकबकाकर उठ पड़े शायद। थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे उन्हें अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिकसा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही थी। इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो, उन्होंने उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 ही पुस्तकों में जिंदगी 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है, तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हल्काना करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले से ही बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर फिर भी जागता रहा। स्तन चूसने के चप चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में भी कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उसे ऊब होने लगी और मन भी लंचित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हों, जैसा भी हो, वह बड़े ज़बरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से हों या कम आराम से हों, किसी तरह से सोते गए ही होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन की स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल करके सिहरने हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रति क्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरसकर पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन पंखे के नीचे लाकर सुला देते। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूत, कभी कमज़ोर हो जाता है। उसे भुगता भी रहता है। दरअसल उसका भी अक्सर चिल्ला उठना को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता है कि उसके सामने ज़िंदगी पड़ी है और पिता इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं? लगता है दीवारों पर पसीना चूहा चूहा आया है। खुद को छुरा भौंकने देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। गर्मी के मौसम से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया।
वायुसेना में नौकरी करने वाला कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपये भेजता रहा।